नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। शनिवार की सुबह नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि को 2.5 गुना करने का ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी की है। अब राज्य के सेवानिवृत्त पत्रकारों को पहले मिलने वाली 6,000 रुपये की मासिक की जगह 15,000 रुपये प्रति माह की सम्मान पेंशन मिलेगी। ये ऐलान आगामी चुनावों से पहले नीतीश कुमार की एक और बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद इस योजना में बदलाव का विस्तृत विवरण साझा करते हुए कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पत्रकारों को हर महीने 15,000 की सम्मान राशि दी जाएगी। पहले ये राशि 6,000 रुपये थी। बिहार में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया को बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 14,036 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 24,480 किलोमीटर है। साथ ही 2025 से 26 में अब तक 4,079 पथों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। मंत्री चौधरी ने कहा कि विभाग की ओर से एक नई कार्यकुशल और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि सरकारी खजाने को भी लाभ हुआ है। अब तक करीब 800 करोड़ रुपए की बचत सरकार ने की है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कोई ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि नेशनल विंडिंग के तहत टेंडर निकाले गए हैं, ताकि इससे राज्य और देश के छोटे ठेकेदारों को मौका मिले। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए सरकार ने मेंटेनेंस पॉलिसी को प्रभावी रूप से लागू किया है। अब तक 18,000 सड़कों को इस पॉलिसी से जोड़ा जा चुका है और इस पैकेज के तहत 7 साल तक इन सड़कों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। इससे लंबी अवधि तक इन ठेकेदारों की उपयोगिता बनी रहेगी, साथ ही सड़कों का सही रखरखाव भी संभव हो सकेगा। एक और अहम घोषणा करते हुए मंत्री ने बताया कि 9 साल बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की दोबारा शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े पुलों और पुलियों के निर्माण तेजी से किए जाएंगे। इससे आवागमन में सहूलियत होगी और सड़कों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि कुछ ठेकेदार गलत कागजात या ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के नाम पर टेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों को चिन्हित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस तरह के ठेकेदारों पर सरकार सख्त रवैया अपनाएगी और ऐसा करने वालों पर जल्द ही FIR की जाएगी। अब तक केवल 2 से 3 झारखंड के ठेकेदार और 2 उत्तर प्रदेश से ठेकेदार आए हैं और इससे स्पष्ट है कि स्थानीय और क्षेत्रीय ठेकेदारों को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। 1,038 पैकेजों का कार्य आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था। अप्रैल मई जून 3 महीने में जुलाई तक में अभी जुलाई बचा हुआ है। हम लोगों ने 1,038 पैकेज का कार्य आवंटित कर दिया, जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा खत्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार्य आरंभ करने की स्थिति में रहे। बिहार में SIR को लेकर सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार बयान पर केंद्रीय मंत्री और LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए तेजस्वी को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो चुनाव बहिष्कार करके दिखाएं। चिराग ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने का काम कर रहा है, ताकि केवल सही मतदाता ही सूची में रहे। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष को सत्ता का लालच इस कदर है कि वे कभी चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे।
बार बार विपक्ष का शिकायत करना हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर और ये कहना कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट चल रहा है या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो टोकिए हमको। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव का तो दोष अभी तक हम लोगों पे यही देते हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, उसके बाद दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने यही कहा। तो आज जब आपके कहने पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन किया कि भैया अगर इतनी शिकायत हो तो एक बार इंटेंसिव रिवीजन कर लिया जाए, उसी सोच के साथ इसको किया जा रहा है। और इसमें मेरी समझ के परे है कि एक चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम कोई अगर घुसपैठिया भी होगा तो उसको भी देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या विपक्ष चाहता है कि चुनाव में फर्जी मतदाता वोट करें। ललन सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग का निर्णय है और वह पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भारत का नागरिक नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। साथ ही 2 जगह नाम वाले और मृत व्यक्तियों का नाम सूची से हटाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये काम संविधान के अनुसार हो रहा है और देश की जनता भी इसका समर्थन कर रही है। चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं होंगे। जो 2 जगह मतदाता हैं वो मतदान नहीं कर सकेंगे। उनका एक जगह से नाम काटने का विकल्प उनको दिया गया है कि आप कहाँ का मतदाता रहना चाहते हैं। जो अस्थायी तौर पर विदेश चले गए हैं, अब इस देश में नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा। तो जो नागरिक नहीं है इस देश के, उसको नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे विकल्प मांगा जा रहा है। तो इसमें परेशानी क्या है। भागलपुर जिले के पीरपैती थाना क्षेत्र के लकड़ाकील गांव में रविवार देर रात पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इस दौरान कहलगांव के डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे 3-4 थानों की पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ कहलगांव डीएसपी लकड़ाकोल पहुंचे और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इसे बाहरी अपराधियों का हमला समझते हुए जवाब में पथराव और लाठी डंडों से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की एक गाड़ी को घेर लिया जबकि 2 अन्य गाड़ियां मौके से फरार हो गईं। घिराव की गई गाड़ियों से 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसमें से एक पुलिसकर्मी सज्जाद, एक ड्राइवर और 2 अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। सहरसा में पंचायत समिति सदस्य पर जानलेवा हमला हो चुका है। हालांकि इस हमले में चानन से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य अजय कुमार चौधरी बाल बाल बच चुके हैं, जबकि पिछले महीने के 3 जून को बदमाश ने समहर खुर्द के पूर्व पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह पूर्वी कोसी तटबंध पर मॉर्निंग वॉक कर रहे सलखुआ प्रखंड के चानन के पंचायत समिति सदस्य अजय कुमार चौधरी को करीब 5 बजे सुबह पूर्वी कोसी तटबंध के बीच कांची गांव के सामने एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने हत्या करने के उद्देश्य से सीने पर गोली चला दी। हालांकि मॉर्निंग वॉक कर रहे पंचायत समिति सदस्य अजय ने हमलावर द्वारा गोली मारे जाने को देख रक्षा के लिए अपना हाथ उठाया कि बदमाश द्वारा चलाई गई गोली ढाल बने हाथ को जख्मी कर बाहर निकल गई। अजय कुमार पंचायत समिति हम सुबह के नित्य दिन हम घूमने के लिए निकलते थे, करीब घर से 5-6 किलोमीटर। घर के घूमने के दौरान में उधर से जब हम वापस आ रहे थे तो बीच फाँक में एक अपाची गाड़ी से 2 आदमी था और रोका और एक गोली मार दिया। तो कहाँ आए हुए हैं, क्या इलाज करवा रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन भी आए थे उसमें। इसके बाद सलखुआ से हमको भेजे सहरसा के, अब जाइए वहाँ से अपना अथी करा लीजिए। इधर हम सहरसा आ गए। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल की शादी में उस वक्त खलल पड़ गया जब डायल 112 पुलिस ने सिंदूर दान की प्रक्रिया के दौरान दूल्हा दुल्हन को मंदिर से उठाकर थाने पहुंचा दिया।
घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के बाबा मनोकामना नाथ मंदिर की है, जहां तिलका मांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर निवासी प्रदीप मंडल की बेटी लक्ष्मी कुमारी और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर नया टोला निवासी कौशल कुमार की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हो रही थी। तभी शादी में मौजूद एक युवक ने पुलिस को सूचना दे दी कि लड़की को भगा कर लाया गया है और जबरन शादी करवाई जा रही है। इस मामले को लेकर दूल्हे के पिता मुकेश मंडल ने कहा कि हमारे बेटे और लड़की का प्रेम संबंध पहले से था, दोनों 2 दिन पहले ही भाग गए थे। इसके बाद परिवार की सहमति से शादी का फैसला किया गया, लेकिन पुलिस ने बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। रुक करेंगे झारखंड का। झारखंड में तिलैया के बाद एक और सैनिक स्कूल की स्थापना करने को लेकर बीते शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक बड़ा ऐलान किया है। झारखंड मंत्रालय में हुई एक बैठक में उन्होंने शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की जरूरत है और पूरे देश में अलग अलग सैनिक स्कूलों की तुलना में राज्य के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने तिलैया सैनिक स्कूल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए स्कूल की मूलभूत जरूरतों पर ध्यान देने की बात कही। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की जीत के बड़े दावे कर भाजपा को जमकर निशाने पर लिया है। इसी कड़ी में एपीएन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने रांची से हमारी संवाददाता तृप्ति के कई सवालों पर खुलकर जवाब दिए हैं। आप ही देखिए। हमारे बीच मौजूद है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक राजेश कश्यप, जो खिरजी से विधायक हैं। आइए हम उनसे जानते हैं तमाम कांग्रेस की स्थिति पर। बिहार चुनाव को लेकर एक सवाल है, क्या रणनीति? इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ये जो है इस बार मौसम का जो मौसम वैज्ञानिक जो है वहाँ जो सत्ता को चला रहे हैं, अगर उनका जो है कि आकलन काम नहीं आएगा, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ त्रस्त हैं कि देश की जो परिस्थितियां हैं, देश का जो बंटवारे का जो दंश है, देश में जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत में लोगों को लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, जिस पर रोटेशन और जो 5th शेड्यूल का जो पेज था, सरकार ने तकरीबन उस बात पे एक्सरसाइज अपना कर लिया है और नगर निकाय का चुनाव अपना समय पे अब होगा। अगर केंद्र सरकार अगर उस पैसा को अगर नहीं दे रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए नगरवासी तो वहाँ रह रहे हैं ना, सरकारें हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो आप जो फंड दे रहे हैं आप उनके माध्यम से भी आप करा सकते हैं, बाकी अधिकारी नियुक्त हैं। सर, मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में 2 और फ्लाईओवर निर्माण के बारे में बात की रांची में, उस पर क्या कहना है? हम सजाएंगे रांची को, राज्य को सजाएंगे। आने वाले दिनों में यहाँ हम नौकरियां भी देंगे, आने वाले दिनों में हम ये जो रोड का जाल भी बिछाएंगे और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और झारखंड हाईकोर्ट में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी 4 मई 2023 से जेल में बंद है। हिरासत लगभग 22 माह से अधिक हो चुकी है और इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया है। राजधानी रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने 25 जुलाई की समाहरणालय में जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों
के कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी निर्देश दिया और कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इस दौरान मंजूनाथ भजंत्री ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के आवेदनों की जांच और निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए। जामताड़ा के प्रसिद्ध श्याम मंदिर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के अंदर घुसकर गेट का ताला तोड़ दिया और बाबा श्याम के श्रृंगार के जेवर, छतर और दान पेटी में रखी नकदी समेत कीमती सामान चुरा लिया। बताया जा रहा है कि चोर करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान चोरी कर गए हैं और घटना की जानकारी सुबह हुई जब पंडित ने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि सामान गायब है। तुरंत मंदिर कमेटी को सूचना दी गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। जामताड़ा एसटीपीओ विकास आनंद लगोरी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है और जांच अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में जब उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही उल्टी गंगा बहने लग गई है, जहां खुलकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तारीफ करते हुए उनमें से किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की पैरवी की है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने बयान में कहा है कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पैरवी की है। पत्र में लिखा है कि बीजेपी नेताओं में किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान करें। कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को भी सौंपने का काम कर रही है अपने निजी चहेते उद्योगपतियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा गया है और उस पर दीपक बैज के द्वारा लिखा गया है कि उसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के कई स्थापित नेता हैं जो इस पद के अनुकूल हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया के प्रमुख अमित चिमनी ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखने से पहले ये जरूर सोचना था कि जब उनकी सरकार थी तो उनके पास 3 राज्यसभा सांसद बनने का अधिकार थे, तब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, क्यों बाहर के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाया और आज छत्तीसगढ़ की चिंता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को सदैव संसाधन भी दिए हैं और उचित प्रतिनिधित्व भी दिया है। कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र हमेशा से अच्छे ही हैं। भाजपा की और मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को सदैव प्रतिनिधित्व भी दिया है और संसाधन भी दिए हैं। लेकिन माननीय दीपक बैज जी, आप ये चिट्ठी लिखते समय कम से कम जनता को ये स्पष्ट कर देते कि आपको आज जो चिंता हो रही है वो जब आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब आपको 3 राज्यसभा सांसद बनाने का अधिकार था। तब आपने राजीव शुक्ला जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ के हैं? रंजीत रंजन जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ की हैं वो? तुलसी जी को बनाया, क्या छत्तीसगढ़ के हैं वो? जब आपके पास जिस चीज का अधिकार था तब आपने उसको बेच दिया, तब आपने छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिले इसकी बात की चिंता नहीं की। तो आप अगर ये चिट्ठी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने जो कुकर्म कांग्रेस ने किए उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे या अपने आला जो आपके आला कमान हैं क्या आप उनके इस फैसले की निंदा करेंगे? छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा के पदभार ग्रहण
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में पीडीएस सिस्टम और उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया था। राज्य खाद्य आयोग संदीप शर्मा के नेतृत्व में वह विश्वसनीयता को बहाल करेगा। राहुल गांधी अभी भी चिर युवा है और पिछले 25 साल से युवा का युवा है। आज तक उसको राजनीति की समझ ही नहीं आई। 25 साल राजनीति में सक्रिय होने के बाद आज 25 साल बाद उसको अकल आ रहा है कि ओबीसी की राजनीति करना है तो किस प्रकार किया जाए। तो तभी तो बंटाधार हो रहा है कांग्रेस समझ ही नहीं रही इस देश को। यहाँ के ओबीसी, यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़ा, किसान, मजदूर, महलों में रहने वाले वो क्या जानेंगे गरीबों की स्थिति क्या है, गरीब की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। उनको जो सिखा देता है उतना ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार ईडी की कार्यवाही जारी है और हाल के दिनों में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे मुलाकात करने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ प्रभारी सेंट्रल जेल पहुंचे। उन्होंने चैतन्य बघेल से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस न डरती है, न डरेगी और न ही झुकेगी। ईडी लगातार कार्यवाही कर रही है और झूठे मामलों में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ नेतृत्व को गिराने की पूर्ण तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने ठान लिया है कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का हो। ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को अलग करने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवच लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश की धन दौलत, जंगल जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के कांग्रेस पार्टी के अन्य बैकबोर्ड क्लासेस नेताओं के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन मुद्दों पर चर्चा की गई है जो ओबीसी समुदाय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जनता पार्टी के लगातार 3 बार से छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में सांसद चुन के जाते हैं। ऐसे में जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षाएं हैं कि यहाँ से किसी वरिष्ठ नेता को, किसी वरिष्ठ सांसद को उम्मीदवार बनाया जाए जो कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो। तो गलत क्या है? और ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पहल का स्वागत करना चाहिए। अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मांग पे उनको सहमति जतानी चाहिए। रायपुर में युवती का ड्रग्स लेते हुए वायरल वीडियो पर अब कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है और वायरल वीडियो पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में ड्रग्स माफिया काम कर रहे हैं। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, ये तमाम वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है। राजधानी रायपुर में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। वहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। नर्मदापुरम जिले के लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम के कल देर शाम पहली बार 3 गेट खोले गए हैं और तवा जलाशय के कैचमेंट क्षेत्र में लगातार वर्षा होने के कारण बांध में पानी बढ़ रहा है। इसलिए तवा बांध के 3 गेटों को 3-3 फीट तक खोलकर लगभग 14,514
क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ा जा रहा है। रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नया गांव स्थित नवकार इमारत में एक अत्यंत हृदय विदारक मामला सामने आया है। 4 साल की मासूम अन्विका प्रजापति की 12वीं मंजिल से नीचे गिरने से मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अन्विका की मां उसे कुछ देर के लिए घर के चप्पल स्टैंड के पास बैठाया था और इसी दौरान अन्विका की अचानक उठकर खिड़की के पास रखे शू स्टैंड पर जा बैठी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से उस बच्ची की मौत हो गई। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।